Hello, hello everyone. Welcome to the live lecture for Carnot cycle. ओके ये बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। आई नो कि कार्नोट साइकिल बहुत सारे लोगों को परेशान करता है। कार्नोट साइकिल थोड़ा सा ट्रिकी लगता है, कॉम्प्लिकेटेड लगता है, मगर ये बहुत सिंपल करके मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। स्पेशली कार्नोट साइकिल का जो विजुअलाइजेशन होता है, कैसे एक्चुअली ये साइकिल होता है, मतलब हम लोग इसको साइकिल कहते हैं मगर इसको ग्राफ में देखते हैं तो ये साइकिल होता है, मतलब क्या होता है ये जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हेलो ज्योति, हेलो श्वेता, रंजीत, वैशाली, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द लाइव लेक्चर सीरीज। इस लेक्चर में हम इसेंशियली ये टॉपिक्स देखने वाले हैं। हम पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का थोड़ा सा रिविजन करेंगे। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, और इसमें प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम्स जो होते हैं, जो आइसोथर्म्स के लिए यूजुअली प्लॉट करते हैं, तो ये प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम्स के प्रॉपर्टीज हम स्टडी करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, जिससे रादर जिसके बेसिस पे ये कार्नोट इंजन जो है ये डिज़ाइन किया गया है। और फिर देखेंगे कार्नोट इंजन क्या होता है, उसमें वर्क कैसे परफॉर्म होता है, उसकी एफिशिएंसी क्या होती है, और उसी पे थोड़ा सा वेरिएशन करके ये 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन जो होते हैं ना, हमारे बाइक्स में या फिर कार्स में यूज़ करते हैं, वो हम देखेंगे, वो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और इसी का एक एग्जैक्टली उल्टा होता है, उल्टा मेथड है, जो होता है रेफ्रिजरेशन। मतलब कार्नोट इंजन में जो मेथड यूज़ करते हैं, जो थर्मोडायनेमिक्स यूज़ होता है, एग्जैक्टली थर्मोडायनेमिक्स का उल्टा नहीं, जिस मेथड यूज़ करते हैं एग्जैक्टली उसका उल्टा रेफ्रिजरेशन में होगा। तो रेफ्रिजरेटर भी देखेंगे और उसमें कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो होता है वो क्या होता है ये जानने की कोशिश करेंगे। ओके, वेलकम त्यागराज, प्राची, धवल, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हेलो नवीन। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट्स है, बहुत सिंपल तरीके से ये हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स जितना सिंप्लीफाई करके, जितना विजुअलाइज करके आप पढ़ोगे, उतना ही आपके लिए इजी जाएगा। मतलब विजुअलाइज मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि जब कोई कार्नोट इंजन की बात करता है तो आपके आंखों के सामने, आपके मन में ये एक इंजन आ जाना चाहिए। या फिर कोई गैस को एक्सपांड कर रहा है, ऐसे बता रहा है, तो गैस आपको एक्सपांड होते हुए दिखाई देना चाहिए। जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं आपके मन में एक दूसरे से जो दूर जाते हुए आपको दिखाई देने चाहिए। ठीक है, ये जब होगा तो आपको थर्मोडायनेमिक्स इजी हो जाएगा। ध्यान में रखिए कि इक्वेशंस आर जस्ट टूल्स। ठीक है, जैसे एक कोई मैकेनिक होता है जो कोई कार रिपेयर करने के लिए जाता है, तो टूल्स खुद उठ के कार रिपेयर नहीं करते, मैकेनिक खुद करता है। तो मैकेनिक के अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंडेंट होता है कि वो कार रिपेयर कर पाएगा कि नहीं। वैसे ही यहाँ पे भी इक्वेशंस तो सिर्फ टूल्स हैं जिससे हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। अगर थर्मोडायनेमिक्स सही तरीके से जानना है तो ये जो कॉन्सेप्ट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्सेप्ट्स एक बार समझ में आ गए आपको तो क्वेश्चंस कैसे भी टेढ़े मेढ़े करके पूछे जाए तो आप डरोगे नहीं, आप आराम से शांत दिमाग से उसको कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, इक्वेशन कौन सा है याद करो और सॉल्व कर लो। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जनरली सेम टाइप के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, मगर कभी कभी लैंग्वेज ट्विस्ट करके पूछा जाता है। कॉन्सेप्ट सेम होता है, क्वेश्चन अलग होता है। ठीक है, तो ऐसा होता है तो हमें सारी इक्वेशंस पता है, कैसे केमिकल कैलकुलेशंस करने हैं ये पता है, मगर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कहाँ कैसे अप्लाई करना है ये जान नहीं पाते, इसलिए हम वहां पे गड़बड़ कर देते हैं। ये हमें अवॉइड करना है। ठीक है, इसके लिए कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। और कॉन्सेप्ट जानने का दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन है कि आप ये सिर्फ एग्जाम्स क्वालिफाई तो कर लोगे सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करके, मगर इंटरव्यू में जब आप क्वेश्चंस फेस करोगे तो आपको कॉन्सेप्ट्स ही काम आएंगे। आप सिर्फ इक्वेशंस बता बता के उनके जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, टेढ़े मेढ़े क्वेश्चंस होते हैं इंटरव्यूअर के, वो आप ठीक से आंसर नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसीलिए ध्यान में रखिए कि आप ये पढ़ रहे हो ये सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए नहीं, ये आप इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन कर रहे हो। जब तक वो सॉल्व नहीं होगा, आपका नेट क्रैक करने का जो पर्पस था वो हासिल नहीं होगा। क्योंकि सिर्फ नेट क्रैक करना आपका पर्पस नहीं है, आपका पर्पस है पीएचडी करना या फिर कहीं पे अच्छा टीचर बनना किसी कॉलेज में या किसी यूनिवर्सिटी में। तो वो आपका अगर फाइनल पर्पस है तो आपको कॉन्सेप्ट्स भी जानने बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, ऑलराइट। तो हेलो सईद, मुकेश, रमा, राम, सुजीत, सईद, सोनालाल, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो स्टार्ट करते हैं ये लेक्चर ऑन द कार्नोट साइकिल। तो कार्नोट साइकिल पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा उसका जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा क्विकली रिवाइज कर लेते हैं
कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है और उसके लिए क्या क्या नेसेसरी है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि साइन कन्वेंशन। इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम दैट वर्क इज नेगेटिव, इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम दैट इज पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है कि एक्सपांशन विल बी नेगेटिव वर्क, कंप्रेशन विल बी पॉजिटिव वर्क। एक्सोथर्मिक प्रोसेस मतलब हीट इज रिलीज्ड, इफ हीट इज रिलीज्ड दैट इज नेगेटिव वर्क। एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो हीट इज एब्जॉर्ब्ड दैट इज पॉजिटिव वर्क। मैं हमेशा कहता हूं कि मतलब ये फिजिक्स में आपने जो पढ़ा होगा कार्नोट साइकिल 12th स्टैंडर्ड में या फिर आपके बैचलर्स के टाइम पे पढ़ा होगा, उसकी वजह से ये कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। फिजिक्स में केमिस्ट्री का एग्जैक्ट उल्टा होता है, ठीक है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि केमिस्ट्री वाले जो होते हैं ना वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, ज़्यादा दिलदार होते हैं। फिजिक्स वाले थोड़े से क्या कहते हैं अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, ऐसा मैं कहता हूँ, ठीक है। इसका रीज़न ये है कि फिजिक्स वाले थर्मोडायनेमिक्स के बारे में सोचते वक्त क्या कहते हैं कि ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में कुछ प्रोसेस हो रहा है, उससे मैं क्या हासिल कर सकता हूँ, मैं खुद के बारे में सोचूंगा, ठीक है। और इस सिस्टम से जो हीट मिल रही है, जो वर्क मिल रहा है, उस वर्क से मैं क्या फायदा कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये कार्नोट इंजन जिसने डिजाइन किया था वो फिजिसिस्ट ही था, इसीलिए तो उसको हीट से वर्क लेना है, ठीक है। सो मगर केमिस्ट्री वाले कैसे सोचते हैं, केमिस्ट्री में सोचते हैं कि हम जो मेहनत कर रहे हैं इस सिस्टम पे, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं या फिर हीट सप्लाई कर रहे हैं, ये हमारी मेहनत उस सिस्टम के काम आ रही है कि नहीं, सिस्टम की प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं, राइट, प्रोसेस आगे जा रहा है कि नहीं। तो हम सोचते हैं सिस्टम के बारे में, हम अपने बारे में नहीं सोचते। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि केमिस्ट जो होते हैं ना, तो केमिस्ट थोड़े से दिलदार होते हैं, वो थोड़े से सेल्फलेस होते हैं, दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और सबकी मदद करना चाहते हैं, है ना। तो इसीलिए हमने अगर सिस्टम पे काम किया, ओके, और सिस्टम ने हमने जो एफर्ट्स दिए हैं उस पे या तो वर्क किया है, परफॉर्म किया है सिस्टम पे, या फिर हमने सिस्टम को एनर्जी सप्लाई की है और वो सिस्टम ने एक्सेप्ट कर दी, तो हम सोचेंगे कि ये पॉजिटिव चीज है। इसका मतलब क्या है कि सिस्टम हमें थोड़ी दाद दे रही है, ठीक है। सो दैट्स द रीजन व्हाई हम कहते हैं कि इफ एनीथिंग इज डन ऑन द सिस्टम इट इज पॉजिटिव, ठीक है। सो कंप्रेशन इज पॉजिटिव, एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर पॉजिटिव क्योंकि वहां पे हीट एब्जॉर्ब होती है या फिर वर्क इज डन बाय द सराउंडिंग्स ऑन द सिस्टम, ठीक है। और अगर सिस्टम ने ही खुद काम करना शुरू किया, ठीक है, मतलब हमारे जो एफर्ट्स है वो सिस्टम हमें वापस दे रही है, वो कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए, तो हम कहेंगे कि ये थोड़ा सा नेगेटिव है, हमारे एफर्ट्स जो है वो काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए सिस्टम ना कह रही है हमें। तो सिस्टम अगर एक्सपांड होती है तो सिस्टम सराउंडिंग्स पे काम करती है, इसका मतलब वो नेगेटिव मानेंगे। या फिर सिस्टम ने अगर हमें हीट वापस दे दी तो हम वो नेगेटिव मानेंगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर द साइन कन्वेंशन इन केमिस्ट्री, ठीक है। सो yes, I am also glad to meet you after such a long time, Rama. I'm seeing that आपने मेरे सारे lectures attend किए हैं. I hope आपको इसका बहुत अच्छे से फ़ायदा हो रहा है। अगर आपके भी कोई suggestions हो तो मुझे comment section में बता दो ताकि मैं अगले lectures में भी improve कर सकूं, ठीक है। So let's go ahead. ये रहा sign convention. अब देखते हैं कि इस साइन कन्वेंशन का फर्स्ट लॉ पे क्या असर होता है। ये आप सब ने पढ़ा है, ये सिर्फ एक रिवीजन है, मैं इसलिए इसके डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं। यहाँ पे आप नोटिस कीजिए एरोज के डायरेक्शन क्या है, ओके। हीट सिस्टम को हम दे रहे हैं, वर्क सिस्टम पे हम परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए एरोज इन डायरेक्शंस में, ठीक है। एंड द सिस्टम is now storing the heat that it received or the work that it received and it is saving it as internal energy. तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कब बढ़ेगी, अगर उसने बाहर से हीट एब्जॉर्ब कर दिया या फिर उसने सराउंडिंग से वर्क एक्सेप्ट कर लिया या कंप्रेस हो गई, then its internal energy increases. So its statement is delta U is equal to Q plus W. Okay, delta U is equal to Q plus W. Alright, अब ये जो फर्स्ट लॉ है ये अलग अलग प्रोसेसेस में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री में हम जनरली दो प्रकार के प्रोसेसेस देखते हैं। एक होता है जिसमें हमको टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन करना है, ठीक है। आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि ये जो रिएक्शंस हम कराते हैं उनके जो रिएक्शन कंडीशंस है वो बहुत स्पेसिफिक होते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस, ये बहुत स्पेसिफिक कंडीशंस में हम ये रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है इसका मतलब वो आइसोथर्मल प्रोसेस है, इसीलिए केमिस्ट्री में आइसोथर्मल प्रोसेसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट,
ओके तो आइसोथर्मल प्रोसेसेस क्या होते हैं? आइसोथर्मल मींस द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ठीक है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज जीरो। इसका रीजन क्या है? इंटरनल एनर्जी इज ओनली डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर, ठीक है। तो अगर इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है, इसका मतलब सिस्टम से इंटरनल एनर्जी में कोई भी फ्लो नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा? देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ द सिस्टम डज नॉट आइदर स्टोर इंटरनल एनर्जी नॉर डज इट यूज अप इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी जो होती है उसमें एडिशन भी नहीं होती है, उससे सब्ट्रैक्शन भी नहीं होती है, वो सेम रहती है। डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। और इसकी वजह से अगर हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई किया, सो व्हाट वी गेट इज Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। ये कहां से आया? डेल्टा यू इज इक्वल टू Q प्लस डब्ल्यू, बट डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो। अगर डेल्टा यू जीरो है तो Q प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो, डब्ल्यू उस तरफ ले गए तो Q विल बी इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? मैं हमेशा कहता हूं कि इट्स नॉट द इक्वेशंस, इट्स द कॉन्सेप्ट दैट द इक्वेशन टेल्स यू। Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम ने हीट ले ली है, ओके, सिस्टम हैज एक्सेप्टेड हीट एंड द सिस्टम इज परफॉर्मिंग वर्क। इफ द सिस्टम परफॉर्म्स वर्क देन इट इज नेगेटिव वर्क, इसीलिए एरो जो है वो सिस्टम से दूर जा रहा है, ओके। द सिस्टम इज परफॉर्मिंग वर्क, और इफ सिस्टम परफॉर्म्स वर्क, वर्क डन विल बी नेगेटिव, इसीलिए Q इज माइनस डब्ल्यू। हीट एब्जॉर्ब होती है, वर्क इज परफॉर्म बाय द सिस्टम, which is why W is negative, ठीक है। So this is an important concept again. Isothermal processes में जो भी हीट एब्जॉर्ब होती है वो सारी हीट डायरेक्टली वर्क में कन्वर्ट होती है। अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब क्या है? जो हीट मिल रही है वो कंप्लीटली वर्क में यूटिलाइज हो रही है, इसका मतलब द अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बी मैक्सिमम, ओके। जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है थोड़ी सी भी इंटरनल एनर्जी की तरफ नहीं जा रही है, वो पूरी की पूरी वर्क की तरफ जा रही है, ठीक है। इसका मतलब मैक्सिमम वर्क इज डन। समझ में आ गया? सो ओके, तो अपन थर्मोडायनेमिक्स का पूरा कॉन्सेप्ट लेक्चर सीरीज अपकमिंग लेक्चर में लॉन्च करिए, ओके। वी विल ट्राई आवर बेस्ट, मगर ये कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ऐसे कॉन्सेप्ट्स पे मैं लेक्चर्स करता ही रहूंगा, ठीक है। पूरा थर्मोडायनेमिक्स लेट्स सी कि पॉसिबल है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं हमारे टाइम पे भी। तो लेट्स सी, आई विल ट्राई माय बेस्ट। मुझे पता है कि सब लोगों को थर्मोडायनेमिक्स सीखना बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा सा ट्रिकी सब्जेक्ट है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। तो आई विल ट्राई माय बेस्ट टू कंटिन्यू गिविंग थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर्स, ओके। सो maximum work is done here, okay, and if you want to calculate the work done, तो work done is P delta V, और P delta V को आपने एक टेम्परेचर से या एक वॉल्यूम से, इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम तक इंटीग्रेट किया तो फॉर्मूला ये मिलता है, माइनस nRT ln फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। अब ये जो रेशियो है फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, ये आपने नोटिस किया, अगर Vf बड़ा है, okay, if Vf is greater than Vi, it means expansion, and if it is expansion, ln of Vf upon Vi will be positive and work done will be negative, ठीक है। तो ये साइन भी आपको बता रही है कि एक्सपांशन वर्क नेगेटिव होता है, कंप्रेशन वर्क पॉजिटिव होगा, ठीक है। और ये प्रेशर्स के टर्म्स में भी लिख सकते हो Pi अपॉन Pf, मगर दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ, ओके, फॉर द पर्पज ऑफ कार्नोट साइकिल। ऑलराइट, देन ये जो आइसोथर्मल प्रोसेस हमने डिस्कस किया अभी, ये देखो कितना इंपॉर्टेंट है जानना। CSR नेट में ये जो फॉर्मूला हमने अभी देखा था, इस फॉर्मूला पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया है कि उन्होंने पूछा है कि वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन इज हाउ मच, ओके। इतना सिंपल क्वेश्चन, इतना डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा है। अगर ये इक्वेशन आपको याद भी नहीं है तो एक ट्रिक भी आपको बता देता हूं। अगर एक्सपांशन है, वर्क डन शुड बी नेगेटिव, ओके। इफ इट इज एक्सपांशन, वर्क डन शुड बी नेगेटिव। इसका मतलब ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि Vf अपॉन Vi पॉजिटिव ग्रेटर देन 1 है, सो ln ऑफ Vf अपॉन Vi पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे वर्क डन हमेशा पॉजिटिव आएगा, ओके। सो ये तो हो ही नहीं सकता, करेक्ट। सेकेंडली, यहाँ पे लॉग है, जब भी लॉग आता है इट मीन्स लॉग टू द बेस 10। हमने जो फॉर्मूला देखा है उसमें हमने ln लिखा है, ओके। ln मीन्स लॉग टू द बेस e, तो लॉग टू द बेस 10 अगर होगा तो दिस ऑप्शन हैज टू बी द रॉन्ग आंसर, ठीक है। दैट ऑप्शन हैज टू बी द रॉन्ग आंसर। और तीसरा ऑप्शन अगर आपने देखा
तीसरे ऑप्शन में ln ही नहीं है. ओके, यू विल नोटिस दैट इट इज जस्ट वी एफ अपॉन वी आई, वहां पे लॉगरिथम ही नहीं है. तो मतलब ये भी गलत हुआ. ठीक है, तो आइसोथर्मल एक्सपांशंस में आप नोटिस करोगे कि आप मतलब सॉरी नॉट आइसोथर्मल एक्सपांशंस, ये ऐसे जो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं इसमें आप बहुत बार एलिमिनेशन से भी सही आंसर ला पाओगे. ठीक है, एंड द करेक्ट आंसर हैज टू बी द फर्स्ट ऑप्शन, माइनस एनआरटी एल एन वी एफ अपॉन वी आई. तो अगर आपको आंसर या एग्जैक्ट फॉर्मूला याद भी नहीं है तब भी आप गेस कर सकते हो अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता है. कॉन्सेप्ट क्या है? एक्सपांशन मीन्स नेगेटिव वर्क. इफ यू हैव एक्सपांशन, वर्क डन विल बी नेगेटिव. और आपको वेगली याद होगा कि आइसोथर्मल प्रोसेस में लॉग होता है कहीं पे या एल होता है कहीं पे, तब आप एलिमिनेट करके आंसर ढूंढ निकाल पाओगे. ठीक है, इसीलिए मैं हमेशा कहता रहता हूँ द कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट. इक्वेशंस आर इंपॉर्टेंट बट द कॉन्सेप्ट इज इवन मोर इंपॉर्टेंट. अगर कॉन्सेप्ट आता है तो इक्वेशन कैसे अप्लाई करना है ये आप अच्छी तरह से समझ पाओगे. राइट, यस. सो लेट्स ट्राई द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं, अडियाबैटिक प्रोसेस. ठीक है, और ये अडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है? अडियाबैटिक प्रोसेस इज द प्रोसेस वेयर हीट इज नॉट एक्सचेंज्ड. ठीक है, ये जो सिस्टम होती है ये इंसुलेटेड कंटेनर में है. इसका मतलब हीट बाहर नहीं जा सकती, हीट अंदर नहीं जा सकती. अगर हीट आ जा नहीं सकती इसका मतलब यहाँ पे जो हमने हीट ड्रॉ किया है ये होना नहीं चाहिए. ओके, सो वी कैन एलिमिनेट हीट कंप्लीटली. राइट, सो इफ यू एलिमिनेट हीट कंप्लीटली, देखो क्या मिलता है. सिस्टम जो है वो इंटरनल एनर्जी से हीट लेगी या एनर्जी लेगी और ये वर्क में कन्वर्ट कर देगी, विच मीन्स द इंटरनल एनर्जी शुड बी इक्वल टू वर्क. देखते हैं यही होता है कि नहीं. ओके, डेल्टा यू विल बी इक्वल टू डब्ल्यू. ओके, क्यों है ऐसा? बिकॉज डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू एंड क्यू इज जीरो. ठीक है, सो क्यू जीरो है, डेल्टा यू इज डब्ल्यू, विच मीन्स वॉट एवर एनर्जी इज रिलीज्ड बाय इंटरनल एनर्जी, मतलब वो नेगेटिव होगी. वर्क इज परफॉर्म्ड बाय द सिस्टम, मतलब वो भी नेगेटिव है. तो दोनों के साइन सेम होते हैं, डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू. ठीक है, सो दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. इसमें क्या हो रहा है कि हीट ही एक्सचेंज नहीं हो रहा है. तो अगर सिस्टम को वर्क परफॉर्म करना है तो उसको इंटरनल एनर्जी यूज करनी पड़ेगी. ठीक है, और इंटरनल एनर्जी यूज करेगी तो उसका टेम्परेचर कम होगा. अगर गैस एक्सपांड होगा तो गैस कंप्रेस होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा. ठीक है, ऑलराइट. देन ये वर्क अगर आपने एक्चुअली डिराइव किया वर्क का फॉर्मूला फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस, देन इट कम्स आउट टू बी nr अपॉन 1 माइनस गैमा T2 माइनस T1. अगेन आपने फिजिक्स में जो पढ़ा है गैमा माइनस 1 होगा, यहाँ पे 1 माइनस गैमा आएगा. ठीक है, सो दिस विल बी द वर्क डन. गैमा क्या होता है? गैमा इज एक्चुअली Cp अपॉन Cv. ओके, मतलब मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाय मोलर हीट कैपेसिटी अपॉन कांस्टेंट वॉल्यूम. इसका जो रेशियो होता है दैट इज गैमा. ठीक है, देन ये एक प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है फॉर अडियाबैटिक प्रोसेसेस. डेल्टा जी चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इज जीरो. ठीक है, अब ये गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है? गिब्स फ्री एनर्जी इज द एनर्जी दैट हेल्प्स अ सिस्टम परफॉर्म वर्क. ठीक है, बट दिस डेल्टा जी अडियाबैटिक प्रोसेसेस में सिस्टम के पास कोई डेल्टा जी बची नहीं है क्योंकि कोई हीट एब्जॉर्ब ही नहीं कर रही है. हीट अगर एब्जॉर्ब करेगी तो वर्क और इंटरनल एनर्जी के बाद जो बचेगी, सॉरी इंटरनल एनर्जी में स्टोर करने के बाद जो हीट बचेगी वो वर्क में जाएगी. दैट हीट इज कॉल्ड एज द फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम. ठीक है, अब यहाँ पे हीट ही एब्जॉर्ब नहीं हो रही, तो देयर इज नो चेंज इन फ्री एनर्जी. ठीक है, तो अगर सिस्टम को वर्क परफॉर्म करना है इस केस में वर्क हैज टू बी डन एट द एक्सपेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी. मतलब इंटरनल एनर्जी खर्च होगी तभी वर्क परफॉर्म होगी, या फिर अगर सिस्टम पे वर्क परफॉर्म हुआ तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी. ठीक है, सो डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन अडियाबैटिक प्रोसेसेस. यहाँ पे वर्क डन विल नॉट बी मैक्सिमम. वर्क डन विल डिपेंड अपॉन हाउ मच ऑफ द इंटरनल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू वर्क. ठीक है, सो इट्स नॉट नेसेसरी कि अडियाबैटिक प्रोसेसेस में वर्क डन इज मैक्सिमम. ठीक है, अब ये एक पार्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने में ये आपको हेल्प करेगा, आपकी मदद करेगा. एक अच्छी ट्रिक है, वर्क डन बाय सिस्टम इज एरिया अंडर द प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम. ठीक है, मतलब कोई भी प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम आपने प्लॉट किया. ओके, इफ यू प्लॉट प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, अगर ऐसा ग्राफ है तो ये जो एरिया होगी अंडर द ग्राफ, दिस इज एक्चुअली वर्क डन. ओके, दिस इज एक्चुअली वर्क डन. ठीक है, एक्सपांशन होगा तो वर्क डन वो नेगेटिव आप मान लो, कंप्रेशन होगा तो वर्क डन वो पॉजिटिव मान लो.
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा गया कि प्रेशर जो है, प्रेशर पहले 1 था, 1 से 2 हो गया और 2 से वापस 1 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे वॉल्यूम 0 से यहाँ पे 10 तक इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे 20 तक इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब ये जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया है, ये ग्राफ एक्चुअली ट्रायंगल है, रादर ये ट्रेपेजॉइड है, ठीक है। अगर ट्रेपेजॉइड होगा, सॉरी, अगर ट्रेपेजॉइड होगा तो आप क्या कर सकते हो, इसका एरिया कैलकुलेट कर लो, माय बैड, इसका एरिया कैलकुलेट कर लो, ये एक ट्रेपेजॉइड है, इसका एरिया कैलकुलेट कर लो, ये दूसरा ट्रेपेजॉइड है। या फिर दूसरी चीज आप क्या ट्राई कर सकते हो, सॉरी ये थोड़ा आगे जा रहा है, दूसरी चीज आप क्या ट्राई कर सकते हो कि ये जो ग्राफ प्लॉट किया है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, एक ट्राइंगल है, एक रेक्टेंगल है। ट्राइंगल का एरिया आपको पता है, हाफ बेस इनटू हाइट, आपने पार्ट ए में पढ़ा है। रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एरियाज कैलकुलेट करो, ऐड करो, आपको प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम से वर्क डन मिल गया। ओके, सो दैट इज द एडवांटेज, वर्क डन इज इसेंशियली एरिया अंडर द प्रेशर वॉल्यूम कर्व। ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स भी हम सॉल्व करेंगे ताकि आपको ये पता चले, ठीक है ना। हाउ डू यू अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट, अगर हमने प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम में ऐसे 2 ग्राफ्स देखे, ये एक ग्राफ है और ये दूसरा ग्राफ है, रेड कर्व है और ग्रीन कर्व है, इसमें से कौन सा कर्व आइसोथर्मल के लिए होगा, कौन सा कर्व एडियाबैटिक के लिए होगा, ठीक है। मान लो कि ये दोनों एक्सपांशन कर्व्स हैं, ठीक है, बोथ ऑफ देम आर एक्सपांशन। अगर एक्सपांशन होगा तो मैक्सिमम वर्क किस में होगा, मैक्सिमम वर्क आइसोथर्मल प्रोसेस में होगा। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस में मैक्सिमम वर्क है, इसका मतलब ये जो रेड कर्व है जिसके नीचे आप देख रहे हो कि एरिया ज्यादा है, ठीक है, द ग्रीन कर्व, ये जो ग्रीन कर्व है, ग्रीन पार्ट का एरिया सिर्फ इतना है, तो ग्रीन कर्व द वर्क डन विल बी दिस ग्रीन शेडेड रीजन। मगर रेड ग्राफ में आप क्या देख रहे हो, वो ग्रीन पार्ट भी आएगा और ये रेड पार्ट भी आएगा, ये दोनों आएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब रेड कर्व जो प्लॉट किया है हमने, उस रेड ग्राफ में वर्क डन विल बी हायर देन द वर्क डन इन द ग्रीन ग्राफ। तो मैक्सिमम वर्क कहां पे मिलता है, आइसोथर्मल प्रोसेसेस में मिलता है। इसलिए आप क्या कह सकते हो कि द रेड कर्व इज मैक्सिमम वर्क, सो आइसोथर्मल प्रोसेस, द ग्रीन कर्व इज एडियाबैटिक प्रोसेस बिकॉज इट हैज लोअर अमाउंट ऑफ वर्क, ठीक है। बट इससे भी अच्छा मेथड है, इससे भी मोर एक्यूरेट मेथड है कि आइसोथर्मल कर्व्स, rather adiabatic curves, they have steep slope, ओके उनका स्लोप जो है वो ज्यादा होता है, वो बहुत फास्ट डिक्रीज करते हैं या फिर बहुत फास्ट इंक्रीज करते हैं, ठीक है। सो दैट इज एन adiabatic कर्व। आइसोथर्मल कर्व्स हैव अ जेंटलर स्लोप, ओके, स्लोप है कम है एज कंपेयर टू adiabatic प्रोसेसेस, धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं या फिर धीरे धीरे डिक्रीज करते हैं, कॉम्प्रेस भी धीरे होंगे, एक्सपांड भी धीरे होंगे, ठीक है। एडियाबैटिक कर्व्स क्या होंगे, कॉम्प्रेस फास्ट होंगे, एक्सपांड भी फास्ट होंगे। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट कंक्लूजन दैट यू कैन ड्रॉ फ्रॉम द प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम्स बिकॉज द वर्क डन इज द एरिया अंडर द प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम। समझ में आ गया, ऑलराइट। अब ओके, अगर हीट नहीं लेगा तो इंटरनल एनर्जी कैसे मिलेगी, अच्छा, केमजी ऑलराउंडर, अच्छा, यस, आई लाइक योर नेम। ऑलराउंडर होना बहुत जरूरी है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक तीनों पढ़ना जरूरी है नेट क्रैक करने के लिए। ओके, इंटरनल एनर्जी कहाँ से आती है, इंटरनल एनर्जी इज डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर। कोई भी सिस्टम किसी ना किसी टेम्परेचर पे होती है, अगर 0 केल्विन पे सिस्टम होगी then it will not have internal energy, but at all other temperatures the system always has some internal energy। इसीलिए इंटरनल एनर्जी जब खर्च होती है तो टोटल अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस, इसीलिए टेम्परेचर भी कम होता है, ठीक है। इसीलिए एडियाबैटिक एक्सपांशन में टेम्परेचर कम होता है। इसका एक बहुत सिंपल एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। आप जब भी गर्मी होती है, ठीक है, गर्मी होती है, सॉरी ठंड होती है बहुत ज्यादा, तो आपके हाथ ठंडे पड़ जाते हैं। आपके हाथों को गर्म करने के लिए आप क्या करते हो, ऐसे मुंह थोड़ा सा खोलते हो और ब्लो करते हो, ऐसे ब्लो करते हो, ठीक है।
और अगर बहुत गर्मी है या फिर हाथ में जोर से क्रिकेट खेलते वक्त बॉल लग गई, तो हाथ को ठंडक पहुंचाने के लिए क्या करते हो, मुंह छोटा करते हो और फिर ब्लो करते हो ऐसे, ठीक है। आप नोटिस करोगे कि जब मुंह बड़ा करके आप ब्लो करते हो तो हवा गर्म आती है, मुंह छोटा करके आप ब्लो करते हो तो हवा ठंडी आती है। इसका रीजन क्या है, अंदर से जो हवा आ रही है उसका वॉल्यूम ज्यादा है, मगर आपने मुंह छोटा किया है। मुंह छोटा किया है इसका मतलब हवा बाहर आते ही इमीडिएटली एक्सपांड होगी, और इमीडिएटली एक्सपांड होती है इसका मतलब उसको हीट एक्सचेंज करने का टाइम भी नहीं मिलता है, और अगर वो एक्सपांड होती है तो उसका टेम्परेचर कम होगा। इसीलिए आप मुंह छोटा करके ऐसे ब्लो करोगे तो ठंडी हवा आएगी, अगर मुंह बड़ा करके करोगे तो हवा एक्सपांड नहीं हो रही, अंदर जितना वॉल्यूम था उतना ही बाहर है, तो अंदर का टेम्परेचर आपको यहां पे फील होगा ऐसे करके। समझ में आ गया? सो adiabatic एक्सपांशन रिड्यूसेस द इंटरनल एनर्जी, इसीलिए टेम्परेचर कम होता है। इंटरनल एनर्जी सिस्टम के पास हमेशा से होती है। ओके, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन ये जो कॉन्सेप्ट है ये समझ में आ गया है। ऑलराइट, ठीक है। अब आगे जाके एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम। राइट, प्रेशर है यहाँ पे प्रेशर है, यहाँ पे वॉल्यूम है। इसका उन्होंने पूछा है कि रिप्रेजेंट्स द पाथ फॉलोड बाय गैस ड्यूरिंग एक्सपांशन, ए से बी जा रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वर्क डन इन लीटर एटमॉस्फेयर इज हाउ मच। ओके, वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हो, एरिया अंडर द प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ। अगर ए, ये लाइन अगर आपने देखा, ठीक है, ओके, फ्रॉम हियर टू हियर, क्या वॉल्यूम चेंज हो रहा है? वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा है। सो इस पॉइंट को अगर मैंने सी कह दिया, वर्क डन फ्रॉम ए टू सी इज 0। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है तो उसके नीचे एरिया कितना होगा, वो तो 0 ही होगा। लाइन को कोई थिकनेस ही नहीं होता है तो उसको एरिया बिल्कुल भी नहीं होगा। करेक्ट। चंद्र प्रकाश नहीं आया। चंद्र प्रकाश क्या समझ में नहीं आया? आई थिंक एडियाबैटिक एक्सपांशन का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। इंटरनल एनर्जी जो होती है टेम्परेचर की वजह से होती है। अगर किसी भी सिस्टम में टेम्परेचर होता है देन इट हैज इंटरनल एनर्जी, इट कैन यूज दैट इंटरनल एनर्जी टू परफॉर्म वर्क। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ऑलराइट, लेट्स कंटिन्यू विद द प्रॉब्लम। तो ए टू सी वर्क डन विल बी 0 क्योंकि एरिया अंडर द कर्व इज 0। अब सी से बी जाने के लिए, सी से बी जाने के लिए कौन सा कर्व यूज हो रहा है? ये कर्व यूज हो रहा है, ठीक है। अब इसका लेंथ कितना है? 1 से लेके 5 तक, ठीक है। सो दिस विल बी 5 - 1। ओके, दिस इज द चेंज इन, दिस इज द लेंथ। और हाइट कितना है? हाइट देखो कितना है, दिस हाइट इज 1, तो इंटू 1, ठीक है। तो 5 - 1 इज 4, 4 × 1 इज 4, ठीक है। और वॉल्यूम का यूनिट क्या है? लीटर्स। प्रेशर का यूनिट क्या है? एटमॉस्फेयर्स। तो आंसर क्या होगा लीटर एटमॉस्फेयर में? आंसर हो गया 4। ओके, ये क्वेश्चन मैं आपको 8th स्टैंडर्ड में दे देता बता के कि एरिया अंडर द कर्व इज प्रेशर वॉल्यूम कर्व, तो आप 8th स्टैंडर्ड में भी ये सॉल्व कर पाते। इनफैक्ट 6th स्टैंडर्ड में सॉल्व कर पाते, क्योंकि 6th स्टैंडर्ड में आपने मैथ्स में सबसे पहले पढ़ा है एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। इतना ही कॉन्सेप्ट है, ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आया था 4 मार्क्स के लिए इन 2014, ठीक है। तो मतलब देखो 4 मार्क्स मिलना कितना ईजी है। ऑलराइट, सो यस विष्णु, एब्सोल्युटली करेक्ट। द 4th ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस अंडरगोज अ साइक्लिक प्रोसेस। ए से शुरू करता है, ए बी सी डी, सॉरी ऑलरेडी आंसर बता दिया, गलती हो गई। ऑलराइट, ए बी सी डी ए से शुरू करता है, बी सी डी ए ऐसा वापस आता है। 4 रिवर्सिबल स्टेप्स, टोटल वर्क डन इन द प्रोसेस इज। ओके, अब ऐसा कोई भी ग्राफ देखते हो, आपको पता है कि ये जो ग्राफ है, ओके, यहां से यहां तक ये जो ग्राफ है, ओके, यहां पे चेंज इन वॉल्यूम कितना है? ये पूरा ग्राफ सेम वॉल्यूम पे है, ओके, V2। इसका मतलब वर्क डन विल बी 0, करेक्ट। सेम यहां पे भी होगा, D से A तक, ठीक है। इवन हियर डेल्टा V इज 0, तो वर्क डन विल बी 0 इन बोथ दीज केसेस, ठीक है। और फिर वर्क कहां पे परफॉर्म हो रहा है? यहां पे और यहां पे। अब आप मुझे पूछोगे कि यहां पे हम लोग वर्क डन 0 क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि ये वर्टिकल लाइन है, इसके नीचे वर्क डन 0 है, ये वर्टिकल लाइन है, इसके नीचे भी वर्क डन 0 है, तो वर्क डन तो 0 होना चाहिए। याद रखिए, ये प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम है क्या? इट्स नॉट, इट इज वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर।
ठीक है, तो इसमें दो टाइप के प्रोसेसेस हैं, एक है डेल्टा V इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे है डेल्टा T इक्वल टू 0, मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस है। और अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो आपको पता है कि कैसे कैलकुलेट करना है वर्क डन। सो व्हाट इज टोटल वर्क डन विल बी वर्क डन इन AB प्लस वर्क डन फ्रॉम C टू D। ठीक है, इतने दो ही होंगे क्योंकि बाकी सारे केसेस में यहाँ पे वर्क डन 0 होगा और यहाँ पे भी वर्क डन 0 होगा क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेसेस हैं, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ठीक है, सो वर्क डन इन ए बी क्या होगा, ए से बी जाने के लिए फाइनल वॉल्यूम V2 है, इनिशियल वॉल्यूम V1 है, माइनस एन आर T2 ln V2 बाय V1। ओके, और CD क्या है, C से D जाते वक्त V1 फाइनल वॉल्यूम है, V2 इनिशियल वॉल्यूम है, तो माइनस एन आर T1 ln ऑफ V1 अपॉन V2। ठीक है, और आप अगर जानते हो लॉगरिथम का बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, ln ऑफ V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू माइनस, अगर ln को माइनस साइन दे दी तो अंदर ब्रैकेट में जो होगा उसका उल्टा कर देना है, V1 अपॉन V2 कर देना है। ठीक है, तो ये माइनस अगर आपने यहाँ पे लिख दिया तो फाइनली व्हाट यू विल गेट इज W comes out to be R T2 minus T1 ln V1। ठीक है, ये आंसर आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। ओके, सो इसेंशियली ये हमने यहाँ पे जो लिखा है वही यूज करना है, वही फॉर्मूलाज आपको सब्सटीट्यूट करने हैं वहाँ पे, मगर फॉर्मूला सब्सटीट्यूट करने के बाद सिंप्लीफाई करना है। R ln V2 by V1 ये सब कॉमन हो जाएगा। n जो है, n का वैल्यू क्या होगा, n का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है 1 मोल, इसलिए n गायब हो गया है, n की जगह पे 1 लिख दिया हमने। ठीक है, सो दैट्स व्हाई द आंसर विल बी द फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, सईद एब्सोल्युटली करेक्ट, रमा विष्णु सही आंसर है। ओके, तपन यस एब्सोल्युटली करेक्ट, आप सबका आंसर सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रैक, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब आते हैं मुद्दे पे, आधा घंटा रिवीजन कर लिया, अब फाइनली मुद्दे पे आते हैं। ठीक है, ऑलराइट, मैं भी आजकल ये पॉलिटिशियंस की तरह हो गया हूँ। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स देखते हैं। ठीक है, केल्विन स्टेटमेंट, केल्विन, लॉर्ड केल्विन जो था टेम्परेचर या एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बारे में जिसने बताया था, उन्होंने एक लॉ दिया था फॉर थर्मोडाइनमिक्स, इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट ऑल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम विदाउट लूजिंग हीट। इसका मतलब सिस्टम की एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करना है तो हमें थोड़ी सी हीट जो है वो लूज करनी पड़ती है। ओके, वी हैव टू लूज एनर्जी। इन अदर वर्ड्स, अगर सिस्टम को हीट से एनर्जी मिल रही है, अगर सिस्टम को इंटरनल एनर्जी से भी एनर्जी मिल रही है, अगर उसको वर्क परफॉर्म करना है तो सबसे पहले उसको हीट लूज करनी पड़ेगी, फिर वो वर्क कर पाएगा। ठीक है, मैं फिर से बताता हूं कि सिस्टम को अगर हीट से एनर्जी मिल रही है, सिस्टम को अगर इंटरनल एनर्जी से भी हीट मिल रही है और सिस्टम को वर्क परफॉर्म करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको हीट लूज करनी पड़ेगी, और हीट लूज करने के बाद इट विल बी एबल टू परफॉर्म वर्क। दिस इज वन ऑफ द स्टेटमेंट्स ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, मैं जानबूझ के यहाँ पे एंट्रोपी ये वर्ड यूज नहीं करना चाहता क्योंकि हमने अब तक एंट्रोपी क्या है ये डिस्कस नहीं किया है। एंट्रोपी बहुत ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, इसलिए हम लोग सिर्फ एनर्जीज के टर्म्स में या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के टर्म्स में ही बात करते हैं। ठीक है, एंड इन ऑर्डर टू परफॉर्म वर्क, a system cannot simply convert all the energy that it has to work, it has to lose energy। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, देखते हैं कि ये अप्लाई कैसे होता है। ओके, फाइनली आते हैं कार्नोट साइकिल पे। ओके, अब ये कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से देखिए क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हमारा सिस्टम क्या है, हमने एक कंटेनर लिया है। ओके, वी हैव हमने एक कंटेनर लिया है। ठीक है, एक कंटेनर में हमने यहाँ पे एक गैस रख दिया है। ठीक है, द ब्लू कलर का जो आपको दिख रहा है दैट इज अ गैस। ओके, आइडियल गैस है, नॉर्मल हमारा जो आइडियल गैस इक्वेशन है और उसके वर्क डन के जो फॉर्मूलाज हैं वो हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये ऊपर जो टी शेप के इन्वर्टेड टी शेप का दिख रहा है, ये जो है दिस इज एक्चुअली अ पिस्टन। ओके, ये जो है दैट इज एक्चुअली अ पिस्टन। ओके, ये पिस्टन मतलब क्या है, ये टी शेप का है, इसके ऊपर ऐसा एक प्लेट रखा है और ये प्लेट क्या करता है, ये ऊपर नीचे मूव कर सकता है। ठीक है,
अगर गैस एक्सपांड करेगा तो ये ऊपर जाएगा, अगर गैस कंप्रेस हो जाएगा तो ये नीचे आएगा। यहाँ पे ये गैस कहीं से एस्केप नहीं कर सकता, ठीक है। और ये नीचे जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है, दैट इज जस्ट एन इंसुलेटिंग बॉक्स, वुडन बॉक्स है ऐसा मान लो आप, ठीक है। वुडन या कोई भी इंसुलेटर का, प्लास्टिक का एक बॉक्स है वहां पे। वो बॉक्स रहेगा तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये जो गैस है ये गैस हीट दे नहीं सकता, क्योंकि नीचे इंसुलेटर है और ये जो काले कलर के वॉल्स हैं दे आर ऑल्सो इंसुलेटर्स, ठीक है। सो यहाँ पे गैस का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, स्टेडी रहेगा। वो वॉल्यूम मान लो कि V1 है, ठीक है। लेट्स अज्यूम दैट दैट वॉल्यूम इज V1। तपन केल्विन स्टेटमेंट, अच्छा तपन मैं केल्विन स्टेटमेंट ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे अगर सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करेगी तो वो कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पाएगी, उसको थोड़ा सा हीट लूज करना पड़ेगा तभी वो वर्क में कन्वर्ट कर पाएगी, ठीक है। सो देखो इनिशियली गैस का वॉल्यूम V1 है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे नीचे की तरफ, मतलब ये जो कंटेनर है उसके नीचे एक फर्नेस रख देते हैं। फर्नेस मतलब क्या है, हीट प्रोड्यूस करने वाला कुछ भी ऑब्जेक्ट रख देते हैं, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, आप ये सिस्टम जो है ये हीट एब्जॉर्ब करना शुरू करेगी। हीट एब्जॉर्ब करेगी तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, राइट। और टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो ये जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कहां से आ रहा है, वो पिस्टन के वजन से प्रेशर आ रहा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ as temperature increases volume will also increase at constant pressure, ठीक है। तो इनिशियली आइसोथर्मल प्रोसेस में आइसोथर्मली ये गैस एक्सपांड होगा, ठीक है। ये गैस एक्सपांड होगा और आप देख रहे हो कि अब इस गैस का कलर भी मैंने चेंज कर दिया है। क्यों, क्योंकि इनिशियली कलर था ब्लू, ब्लू मतलब हम नॉर्मली ठंडी चीजों को ब्लू कलर का मानते हैं, तो अब यहाँ पे लाल कलर से हमने हीट दी है, मैंने उसका कलर भी चेंज कर दिया है, ठीक है। तो इसलिए गैस जो है वो फर्नेस के टेम्परेचर पे आ गया है और वो एक्सपांड होता जाता है, ठीक है। उस टेम्परेचर के लिए एट द गिवन प्रेशर जितना एक्सपांड हो पाएगा हो गया, ठीक है। सो ये आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ है यहां से यहां तक, और ये एक्सपांड हो गया था V1 वॉल्यूम से, अब उसका वॉल्यूम हो गया है V2। ऑलराइट, ये समझ में आ गया क्या किया है हमने, जो इंसुलेटिंग ब्लॉक था निकाल दिया है, उसकी जगह पे एक गर्म चीज रख दी है which can remain at constant temperature and can supply heat at constant temperature, ठीक है। तो इसलिए गैस एक्सपांड हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें हीट कंटिन्यूअसली सप्लाई नहीं करना है, नहीं तो गैस एक्सपांड होता जाएगा, ओके। वो वापस अपनी जगह पे नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल इंजन में अगर हमने हमेशा फ्यूल जलाता रख दिया तो ये जो पिस्टन है ये ऊपर जाना शुरू होगा और जाता ही रहेगा और बाहर निकल जाएगा, इंजन से बाहर गिर जाएगा, इंजन बंद हो जाएगा, क्योंकि सारा गैस जो है वो एक्सपांड हो जाएगा एटमॉस्फेयर में। तो हमें ये नहीं करना है, पिस्टन इनफाइनाइटली हमें एक्सपांड नहीं करना है, हमें एक पर्टिकुलर अमाउंट तक ही एक्सपांड करना है, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम फिर से वो जो फर्नेस है या फिर गर्म चीज जो थी कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट सप्लाई करने वाली, तो हम लोग नॉर्मली सोर्स कहेंगे, तो उसको हमने हटा दिया है। अब क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम है, सॉरी अब हीट जो है वो कांस्टेंट है, मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस होगा, ठीक है। हीट एक्सचेंज नहीं हो रही, क्योंकि ये वॉल्स जो है ये सारे के सारे इंसुलेटिंग वॉल्स हैं, तो गैस का टेम्परेचर सेम रहेगा। मगर अब पिस्टन ने क्या किया है, पिस्टन ने ऊपर जाना शुरू किया है। अब ऊपर जाता रहा पिस्टन जो है वो इमीडिएटली रुक नहीं जाएगा। हमने अगर हीट सप्लाई करना बंद कर दिया तो पिस्टन ऊपर जाते जाते रुक नहीं जाता, वो और थोड़ा सा ऊपर जाता है, ठीक है। जैसे हमने बॉल को ऊपर फेंक दिया तो बॉल इमीडिएटली, मतलब हमारा हाथ छोड़ते इमीडिएटली बंद नहीं हो जाता, वो ऊपर जाता रहता है और फिर थोड़ी देर बाद रुक जाता है, फिर नीचे आने लगता है। सेम पिस्टन भी करेगा, ठीक है। तो इस केस में अडियाबैटिकली, मतलब विदाउट एक्सचेंज ऑफ हीट, इट विल कंटिन्यू एक्सपांडिंग। मगर हमने ये भी देखा है कि अडियाबैटिक प्रोसेस में अगर वो एक्सपांड करता है तो उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। इसीलिए आप देख रहे हो कि इनिशियली गैस लाल था, मतलब टेम्परेचर ज्यादा था, अब ये गैस जो है थोड़ा सा ठंडा हो रहा है, येलोइश कलर का हो रहा है, ओके। ये थोड़ा ठंडा हो गया है एक गैस, समझ में आ गया। सो दिस इज द सेकंड स्टेप। अब ये एक्सपांड हो चुका है V3 तक, ओके। दो बार एक्सपांशन किया है, पहले बार आइसोथर्मल एक्सपांशन किया, दूसरी बार एडियाबैटिक एक्सपांशन किया। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हमने क्या कहा था, पिस्टन को हमें एक्सपांड होते होते बाहर नहीं निकालना है इंजन से, उसको हमें वापस अंदर खींचना है, नहीं तो इंजन काम कैसे करेगा ना। क्योंकि पिस्टन अगर एक ही बार में हीट सप्लाई करके उड़ के बाहर गिर गया तो इंजन बंद हो गया,
ठीक है, तो हमें उस पिस्टन को वापस बुलाना है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ठंडी चीज रखेंगे। ओके, अगर हमने यहाँ पे ठंडा कुछ रख दिया, अब क्या होगा, गैस का टेम्परेचर कम होना शुरू होगा। ओके, और गैस का टेम्परेचर जितनी जल्दी कम होगा उतना वो फास्ट वर्क परफॉर्म करेगा। अब ये जो गैस है ये हायर टेम्परेचर पे है, इसीलिए ये कंप्रेस भी बहुत फास्ट होगा। ओके, एंड नाउ द पिस्टन इज परफॉर्मिंग वर्क ऑन द गैस, क्योंकि पिस्टन ऊपर से कंप्रेस कर रहा है और गैस एनर्जी खो चुका है, क्योंकि एनर्जी खींच ली है यहाँ पे नीचे जो सिंक है। सिंक मतलब क्या है, सिंक मीन्स समथिंग दैट कैन एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सिस्टम। सिंक ने हीट ले ली है। अब क्या होगा, ये गैस सिंक के टेम्परेचर को जाके रुकेगा। ओके, यहाँ पे जो ब्लू है वही ब्लू यहाँ पे गैस का कलर है, ठीक है, और ये अब गैस कंप्रेस होके V4 तक आ चुका है। ठीक है, द गैस इज कंप्रेस्ड टू वॉल्यूम V4। इसके बाद हमें फिर से वो सिंक को हटा के हमें फिर से एनर्जी देनी है ताकि पिस्टन फिर से एक्सपांड हो। ठीक है, तो इसलिए हम ये हटा देंगे और वापस ये जो गैस है V1 वॉल्यूम की तरफ आ जाएगा, क्योंकि अब क्या है, इंसुलेटिंग कंटेनर है, जो हीट सप्लाई किया था वो हमने सारा निकाल लिया है। ठीक है, पहले जो सोर्स था, ऑरेंज कलर का जो सोर्स था, उसने जो भी हीट सप्लाई किया था वो सारा हीट सिंक ने निकाल दिया है। तो इसलिए अब इसके पास कोई एक्सेस एनर्जी नहीं है, इसलिए ये वापस V1 वॉल्यूम पे आके रुक जाएगा। करेक्ट, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द कार्नोट साइकिल। देखो, आइसोथर्मल, अडियाबैटिक, आइसोथर्मल, अडियाबैटिक। ठीक है, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द कार्नोट साइकिल। ठीक है, अब साइकिल का मतलब क्या है, ये बार बार होता रहेगा। ठीक है, तो अगर इसको बार बार करवाना है तो हम क्या करेंगे, बार बार हीट सप्लाई करेंगे, हीट निकाल लेंगे, बार बार हीट सप्लाई करेंगे, हीट निकाल लेंगे, और ये होता रहेगा। अब ये जो पिस्टन ऊपर नीचे कर रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये पिस्टन किसी को धक्का दे रहा है। वो पिस्टन अगर हमने सही चीज को धक्का देने में लगा दिया तो वो क्या करता है, व्हील घुमा सकता है। ओके, दिस इज एग्जैक्टली हाउ द इंजन इन आवर बाइक्स वर्क। ठीक है, या एक्चुअली हमारी बाइक्स अभी 4 स्ट्रोक बाइक्स होते हैं, 2 स्ट्रोक जो बाइक्स होती थी उसमें एग्जैक्टली सेम टाइप का इंजन होता था। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द कार्नोट साइकिल। ओके, सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब की है, एक्सपांड किया है, एक्सपांड करते वो किसी को धक्का दे रहा है, मतलब इट इज परफॉर्मिंग वर्क। ठीक है, अगर वो धक्का दे रहा है इसका मतलब हमारा जो व्हील है वो घूमेगा, गाड़ी आगे जाएगी। ठीक है, और फिर हमें गैस को फिर से हीट देनी है, मगर पिस्टन को निकालना नहीं है, इसलिए हम फिर से गैस को कूल कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं। गैस ठंडा हो जाएगा और फिर से हम हीट दे देंगे, वो फिर से एक्सपांड होगा और व्हील को पुश करेगा। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज द कार्नोट साइकिल। ठीक है, अब यहां पे यस, कर्व डाउनवर्ड क्यों होगा, कर्व डाउनवर्ड इसलिए होगा क्योंकि जब भी एक्सपांड होता है तो प्रेशर चेंज होगा, राइट। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है, बट द प्रेशर हैज टू डिक्रीज व्हेन एक्सपांशन हैपेंस। ठीक है, इसीलिए कर्व नीचे आता है। ऑलराइट, द प्रेशर रिड्यूसेस, गैस का जो प्रेशर है वो रिड्यूस हो रहा है, पिस्टन का जो प्रेशर है दैट रिमेन्स सेम। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो y एक्सिस पे जो प्रेशर प्लॉट किया है, दैट इज नॉट द प्रेशर अप्लाइड बाय द पिस्टन, that is not the external pressure, that is the pressure that the gas is applying on the piston. Okay, so that was a good question, Sujit. यहाँ पे पिस्टन से या एटमॉस्फेयर से जो प्रेशर आ रहा है दैट इज नॉट द प्रेशर दैट वी आर प्लॉटिंग, वी आर प्लॉटिंग द प्रेशर ऑफ द गैस, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में हम गैस का प्रेशर मेजर करते हैं। काइनेटिक थियरी याद करो, गैस जब कंटेनर के वॉल से टकराता है तो जो प्रेशर एक्सर्ट करता है दैट इज द प्रेशर ऑफ द गैस, नॉट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय or the opposing pressure of the piston. ठीक है, alright, so ये है हमारा कार्नोट साइकिल। alright, अब ये कार्नोट साइकिल कहां पे यूज होता है ये देखो, सॉरी, alright, अब ये कार्नोट साइकिल जो है हमारे गाड़ियों में जो 2 स्ट्रोक इंजन होता है उसमें यूज होता है। ओके, कैसे, सो पहले ये जो मैंने कहा था, ये जो ब्राउन कलर का आपको नजर आ रहा है दैट इज द पिस्टन, ये इससे अटैच्ड है, ये घूमेगा तो ये जो येलो कलर का व्हील है, गोल कलर का दिख रहा है, इसको कहते हैं फ्लाई व्हील। ओके, दिस इज कॉल्ड एज द फ्लाई व्हील। ओके, ये फ्लाई व्हील जो है इसी में आपकी कार की या बाइक की बैटरी भी अटैच्ड होती है, ये घूमता है तो एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है और आपके लैम्प्स और ये सब जलते हैं, हॉर्न बजता है, राइट, जो आप गली में घूमते घूमते हमेशा ऐसे ही मजाक में हॉर्न मारते रहते हो,
तो वो वहाँ उसको एनर्जी कहाँ से मिलती है? ये फ्लाईव्हील घूमता है तो इस फ्लाईव्हील के पीछे एक जनरेटर, एक टरबाइन की तरह अटैचमेंट होता है, और ये मैग्नेट जो होता है ये जो वर्क है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ओके, सो दिस इज द फ्लाईव्हील। दिस फ्लाईव्हील इज ऑल्सो अटैच्ड टू द व्हील ऑफ योर बाइक। ठीक है, आपने ऐसा ये जो घूमता हुआ व्हील है ना, ये आपने ट्रेन्स में डेफिनेटली देखा होगा। ट्रेन के चक्के देखोगे आप, ट्रेन के व्हील्स देखोगे तो आपको एक ऐसा वर्टिकल बार दिखाई देगा जो ऐसे ऐसे व्हील्स को घुमाएगा, राइट? वो ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है और ये घुमाता रहता है, करेक्ट? सो दैट इज अ वेरी सिमिलर थिंग एज टू दिस। तो जो ट्रेन का इंजन जो होता है वो इंजन इसके साथ अटैच्ड होता है, और ये जैसे घूमता है ये एक्चुअली व्हील्स को भी घुमाएगा। ओके, सो दैट इज द टू स्ट्रोक इंजन। अब इस टू स्ट्रोक इंजन का कार्नोट साइकिल से क्या रिलेशनशिप है? ये देखो, ये जब एक्सपांड करता है, ठीक है, एक्सपांड करने से जस्ट पहले यहाँ पे एक स्पार्क हुआ है, ये देख रहे हो आप, यहाँ पे एक स्पार्क हुआ है। ठीक है, स्पार्क होने की वजह से क्या होता है, ये पेट्रोल जो होता है गाड़ी में या कोई भी फ्यूल होगा वो जलना शुरू होगा। जलना शुरू होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और ये जलना मतलब ये धीरे धीरे जैसे लकड़ी जलती है वैसे नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ये फ्यूल है, पेट्रोल है, और वो भी पेट्रोल के वेपर्स है। आपको पता है कि पेट्रोल के वेपर्स इमीडिएटली दे कैच फायर। ठीक है, तो अगर ऑक्सीजन का सफिशिएंट सप्लाई है और पेट्रोल भी है तो वो इमीडिएटली जल जाएगा, और वो एक्चुअली एक्सप्लोड होता है। ठीक है, हमारी गाड़ी में जो आवाज आता है टन 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 करके जो आवाज आती है, वो आवाज क्यों आती है? क्योंकि ये गैस जो है या ये जो फ्यूल है ये एक्चुअली एक्सप्लोड हो रहा है। एक्सप्लोड हो रहा है मतलब क्या है? इसका टेम्परेचर क्विकली इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर क्विकली इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है? हमने इंसुलेटर हटा दिया है, हमने सोर्स, हीट सोर्स वहां पे रख दिया है। हीट सोर्स रखोगे, गैस एक्सपांड करना शुरू होगा। ओके, गैस जब तक यहां तक एक्सपांड होगा, मतलब ये पिस्टन जब तक यहां पे नीचे आएगा, तब क्या होगा कि ये गैस जो है वो बाहर जाना शुरू होगा। गैस बाहर जाना शुरू होगा तो अब ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे करेगा, रादर दिस विल डू इट एट कांस्टेंट एनर्जी। ओके, एनर्जी एक्सचेंज नहीं करेगा, क्योंकि ये बाहर जाते ही एग्जॉस्ट से बाहर निकल जाता है, एग्जॉस्ट से बाहर निकलते ही वो एक्सपांड होता है। एक्सपांड हो रहा है मतलब क्या है? उसका टेम्परेचर कम हो रहा है। इसलिए आपने एक्चुअली पता नहीं, आपको पता होगा कि नहीं, इंजन के अंदर जो टेम्परेचर होता है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 1000 डिग्री सेल्सियस, मगर जो एग्जॉस्ट पाइप होता है हमारे गाड़ी का, उससे जो गैस आता है वो 1000 डिग्री सेल्सियस का नहीं होता, नहीं तो हमारा हाथ जल जाता। हमारे हाथ को गर्मी लगती है मगर हमारा हाथ जल नहीं जाता है इमीडिएटली। एटलीस्ट बहुत देर रखोगे तो ऑब्वियसली जलेगा, मगर इमीडिएटली जलता नहीं है। इसका रीजन ये है कि ये गैस जो है वो एक्सपांड हो रहा है, अडियाबैटिकली एक्सपांड हो रहा है, क्योंकि इंजन का वॉल्यूम इतना सा होता है, वो इंजन से बाहर निकल के एग्जॉस्ट पाइप में जाता है, एग्जॉस्ट पाइप से जाके साइलेंसर में जाता है, साइलेंसर से बाहर आता है, तो इतना बड़ा गैस का वॉल्यूम हो गया है। इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द इंजन, तो ये अडियाबैटिकली एक्सपांड हो रहा है, टेम्परेचर कम हो जाएगा। ओके, अब टेम्परेचर कम हो जाएगा तो साइमल्टेनियसली क्या होता है, यहां से फ्यूल अंदर इंजेक्ट होता है। फ्यूल अंदर इंजेक्ट होता है, वो तो रूम टेम्परेचर पे होता है, इसलिए वो भी ठंडा करता है गैस को। ठीक है, वो भी ठंडा करता है, इसीलिए ये एक्चुअली प्योरली एडियाबैटिक प्रोसेस भी नहीं है, क्योंकि जो बाहर जाने वाला एग्जॉस्ट है और अंदर आने वाला फ्यूल है उनका भी हीट थोड़ा सा मिक्स होता है। ठीक है, इसलिए इस इंजन का एफिशिएंसी कार्नोट इंजन से थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, एंड देन अब ये फ्यूल आ गया तो ये पिस्टन क्या कर रहा है? ये पिस्टन नीचे गया है, मगर ये चक्का जो है, ये फ्लाईव्हील जो है, ये तो घूमता ही रहेगा। ये घूमेगा तो ये अपने आप ऊपर जाते वक्त इसको ऊपर पुश करेगा, इसको ऊपर पुश करेगा तो गैस कंप्रेस होना शुरू होगा। ओके, तो इसमें ये जो आइसोथर्मल कंप्रेशन और अडियाबैटिक कंप्रेशन, ये दोनों प्रोसेसेस हो जाएंगे। अडियाबैटिक कंप्रेशन में या फिर अडियाबैटिक कंप्रेशन के बाद इस पॉइंट पे कहीं पे स्पार्क होता है। ओके, इस पॉइंट पे कहीं पे स्पार्क होता है। तो the two-stroke engine is the actual conversion of the Carnot cycle into an application, into an engine. ठीक है, ऑब्वियसली जो थियोरेटिकल इंजन होता है उसका एफिशिएंसी ज़्यादा होता है, जो प्रैक्टिकल इंजन होता है बहुत सारी जगह पे हीट लॉस होती है, तो द एफिशिएंसी इज लेसर। लॉट ऑफ द हीट जब एक्सप्लोड होता है ये गैस, तो बहुत सारी हीट जो है वो इंजन सिलेंडर को जाती है। ऑल ऑफ दैट हीट इज नॉट कन्वर्टेड टू वर्क, क्योंकि इंजन का सिलेंडर जो है वो गर्म होता है, का मतलब इट इज लूजिंग हीट। ठीक है, सो दैट्स द रीजन व्हाई द एफिशिएंसी इज स्लाइटली लेसर देन द आइडियल कार्नोट इंजन, बट दिस इज द डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ द आइडिया ऑफ द कार्नोट इंजन इनटू अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ठीक है, आजकल जो इंजन आते हैं वो इससे भी एडवांस्ड है। दिस इज एक्चुअली मॉडिफाइड कार्नोट साइकिल, क्योंकि
यहाँ पे एक्सपांशन एक्सपांशन कंप्रेशन कंप्रेशन ऐसे साइकिल्स नहीं होते हैं। यहाँ पे ऑल्टरनेटली इनटेक होता है, मतलब एक्सपांशन हो रहा है, सॉरी, यहाँ पे एक्सपांशन है, यहाँ पे फिर से कॉन्ट्रैक्शन है, कंप्रेशन है, यहाँ पे फिर से एक्सपांशन है क्योंकि यहाँ पे अब ये फ्यूल जल गया है तो ये पुश करेगा, और यहाँ पे फिर से कंप्रेशन है। तो ऑल्टरनेटली एक्सपांशन कंप्रेशन साइकिल्स हैं, ठीक है। इसका एफिशिएंसी थोड़ा सा ज़्यादा आता है, आप ये फॉर्मूलाज लिख के कैलकुलेट भी कर सकते हो, बट दिस इज एक्चुअली अ मॉडिफाइड कार्नोट साइकिल, दिस इज नॉट एग्जैक्टली द कार्नोट साइकिल। So the two-stroke engine is a good example of the Carnot cycle, not the four-stroke engine. ठीक है, so this is what the Carnot cycle is. ठीक है, अब ध्यान दीजिए, कार्नोट साइकिल में हमने क्या क्या नोटिस किया है। हीट मिल रही है, ठीक है, वर्क इज बीइंग परफॉर्म्ड, मगर हीट फिर से हम निकाल रहे हैं ताकि गैस जो है वो फिर से कंप्रेस होके ओरिजिनल वॉल्यूम पे जाके रुक जाए, ठीक है। ऑलराइट, सो व्हाट वी सी हियर इज heat absorbed by the system, okay, heat released, okay, एक जगह पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है, एक जगह पे हीट रिलीज हो रही है। पीसी प्रोसेस में क्या हो रहा है, हियर एक्सपांशन इज हैपनिंग, सो वर्क डन बाय हुम, बाय सिस्टम, ठीक है, और यहां पे थोड़ी देर के लिए वर्क इज डन ऑन सिस्टम, ठीक है। मगर याद रखिए, वर्क डन जो है वो अलग अलग टेम्परेचर से स्टार्ट हो रहा है। तो वर्क डन जो है, अगर यहाँ पे बाय सिस्टम, यहाँ पे ऑन सिस्टम है, तो ये दोनों कैंसिल होके जीरो नहीं हो रहे, क्योंकि इसके नीचे जो एरिया है और इसके नीचे जो एरिया है, दोज एरियाज आर डोंट बिकम जस्ट कंप्लीटली जीरो, ठीक है। देखते हैं क्या हो रहा है। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस कंसिडर किया, वी नो दैट वर्क डन इज माइनस एनआरटी एल एन फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। तो आइसोथर्मल प्रोसेसेस कौन से हैं, ए बी और सी डी, ठीक है। इनमें अगर वर्क परफॉर्म आपने कैलकुलेट किया तो ये आएगा एन आर टी एच अपॉन टी सी। अब ये टी एच क्या है, टेम्परेचर ऑफ ए बी इज टी एच, ओके, हॉट टेम्परेचर है, इसीलिए आप देख रहे हो कि ये जो प्रेशर वॉल्यूम कर्व है ये ऊपर की तरफ है, ओके, इट इज हायर। एंड टी सी डी दैट इज द कोल्डर टेम्परेचर, ओके। ये कोल्ड टेम्परेचर क्यों है, क्योंकि आप देख रहे हो कि प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ जो है वो नीचे है, ठीक है। ये कोल्ड इसलिए है क्योंकि जो भी हीट एब्जॉर्ब किया है आइसोथर्मली, नाउ इट हैज लॉस्ट सम ऑफ द इंटरनल एनर्जी बिकॉज इट हैज एक्सपांडेड। गैस एक्सपांड होता है, इंटरनल एनर्जी कम होती है, टेम्परेचर कम हो रहा है, इसीलिए सी पे टेम्परेचर कम है। सी पे टेम्परेचर है टी सी, छोटा, टी कोल्ड, सी फॉर कोल्ड, एच फॉर हॉट, ऐसे मैंने यूज किया है, ठीक है। तो सी डी प्लस डी ए, ओके, लेट्स सी रंजीत क्या हो रहा है। सो दिस इज द आइसोथर्मल वर्क। एक बार मैं खुद को हटा देता हूं थोड़ा सा, हेलो, हाँ, ठीक है। अब आई गेस आप ये सब देख पा रहे हो सारे फॉर्मूलाज। अब अडियाबैटिक प्रोसेस में देखो क्या होता है। अडियाबैटिक प्रोसेसेस में वर्क डन का फॉर्मूला ये है, और बीसी और डीए आप अडियाबैटिक प्रोसेसेस रहेंगे। एंड इफ बीसी एंड डीए आर अडियाबैटिक प्रोसेसेस, उनके वर्क डन आपने ऐड कर दिए तो क्या मिल रहा है, अगर उनके वर्क डन आपने ऐड कर दिए तो टी सी माइनस टी एच और टी एच माइनस टी सी, इन दोनों को ऐड कर दिया तो ओवरऑल जीरो आएगा। इसका मतलब इन दी adiabatic processes the overall work done is zero, but in the isothermal processes the overall work done is not zero, ठीक है। तो आप नोटिस करोगे कि ये जो पार्ट है, ओके, दिस पार्ट, द डिफरेंस बिटवीन ए बी एंड दिस पार्ट ऑफ सी डी, ये जो डिफरेंस है दैट एक्चुअली कम्स आउट टू बी द वर्क डन, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। ए बी का वर्क माइनस सी डी का वर्क, ये एरिया, दिस विल बी द ओवरऑल वर्क डन बाय द सिस्टम। तो ये एक और ट्रिक है। साइक्लिक प्रोसेस अगर होगा तो वर्क डन इनसाइड दैट प्रोसेस, जो भी ग्राफ हमने ड्रॉ किया है, ओके, ये जो भी हमने ग्राफ ड्रॉ किया है, इस ग्राफ के अंदर जो एरिया है दैट इज द टोटल वर्क डन, ठीक है। दैट कम्स आउट टू बी द टोटल वर्क डन। और केमिस्ट्री में अगर साइक्लिक प्रोसेस है
इफ यू हैव अ साइक्लिक प्रोसेस, मतलब क्लॉकवाइज प्रोसेस है, देन वर्क डन इज नेगेटिव। ओके, और एंटी क्लॉकवाइज प्रोसेस होगा, देन वर्क डन विल बी पॉजिटिव। ठीक है, वर्क डन इज नेगेटिव, वर्क डन इज पॉजिटिव। हमें क्या चाहिए? कार्नोट साइकिल इज एन इंजन, राइट? कार्नोट इंजन इज एन इंजन। तो जो भी प्रोसेसेस हम कर रहे हैं उससे हमें वर्क लेना है, द सिस्टम हैज टू परफॉर्म वर्क। इसीलिए हमें क्या चाहिए? वी वांट ओवरऑल नेगेटिव वर्क। इसीलिए कार्नोट इंजन में क्या होगा? इट शुड बी नेगेटिव वर्क सो दैट द सिस्टम परफॉर्म्स वर्क एंड वी कैन यूटिलाइज द वर्क। ठीक है, जैसा मैंने कहा था, कार्नोट इंजन एक फिजिसिस्ट ने डिराइव किया था, तो वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, सिस्टम के बारे में ज्यादा नहीं सोचेगा। सिस्टम जो वर्क परफॉर्म कर रही है वो वर्क मैं कैसे यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो द ओवरऑल वर्क डन अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्स इज नेगेटिव। समझ में आ गया? तो दिस इज द वर्क डन इन कार्नोट साइकिल। याद रखिए, दिस फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट, माइनस एन आर टी एच माइनस टी सी एल एन वी टू बाय वी वन। ठीक है, अब देखते हैं कि हीट कैसे कैलकुलेट करोगे। हीट अगर कैलकुलेट करनी है तो हीट गेन हो रही है एक प्रोसेस में, हीट लूज हो रही है एक प्रोसेस में, और जो एडियाबैटिक प्रोसेसेस हैं, ओके, these two are adiabatic processes, work done will be zero, sorry, the heat exchange will be zero, क्योंकि adiabatic processes में कोई heat exchange नहीं होता है। ठीक है, so the heat gained and heat lost, ये आप डायरेक्टली आइसोथर्मल प्रोसेस के फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हो। एंड इन आइसोथर्मल प्रोसेसेस यू नो दैट हीट इज माइनस ऑफ वर्क, हीट इज माइनस ऑफ वर्क, दिस इज द टोटल हीट। ओके, हीट गेन्ड और हीट लॉस्ट मैंने अलग अलग किया है, टोटल हीट नहीं निकाला है, क्योंकि अगर आप ये दोनों ऐड करोगे तो टी एच माइनस टी सी करके टोटल हीट भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, बट दैट इज लेस इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब जो आई थिंक मुझे थोड़ी देर पहले किसी ने, तपन ने शायद क्वेश्चन पूछा था कि केल्विन स्टेटमेंट फिर से एक्सप्लेन करो। अब यहां पे देखो कि हीट तो गेन कर रही है सिस्टम, ठीक है, बट इफ इट हैज टू परफॉर्म वर्क इट ऑल्सो हैज टू लूज हीट। ओके, इट ऑल्सो हैज टू लूज हीट टू अ कोल्डर सिंक। ठीक है, तो अगर सिस्टम हीट लूज नहीं करेगी इट विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म यूजफुल वर्क। ओके, दैट इसेंशियली वाज व्हाट द केल्विन स्टेटमेंट वाज, और इसी स्टेटमेंट का फायदा उठा के कार्नोट साइकिल बनाया गया है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट, मेन पॉइंट, एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एफिशिएंसी? एफिशिएंसी ऑलवेज मीन्स कि हमने जो एफर्ट्स लिए हैं उन एफर्ट्स का कितना एक्चुअली फायदा हुआ है, वो एफर्ट्स जो है वो एक्चुअली काम किए हैं कि नहीं है। ठीक है, सो एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी विल बी हमने जो इनपुट दिए हैं और उससे कितना आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, और एक्चुअली ये मैंने एग्जैक्टली उल्टा लिखा है, इट शुड बी आउटपुट अपॉन इनपुट। ओके, हमने जो इनपुट दिया है उसमें से कितना हिस्सा आउटपुट में आ गया है। ओके, सो इट शुड बी आउटपुट अपॉन इनपुट, माय बैड। आउटपुट क्या होगा? आउटपुट विल बी द वर्क डन। ठीक है, हीट जो हम दे रहे हैं वो सारे निकाल भी रहे हैं, तो हीट इज नॉट गोइंग टू बी द आउटपुट, द वर्क डन विल बी द आउटपुट। एंड इनपुट क्या होगा? टोटल हीट एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, मगर याद रखिए दिस इज नॉट टोटल हीट, दिस इज द हीट एब्जॉर्ब्ड ओनली। जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है वही वर्क में जा रही है, जो एक्स्ट्रा बचती है वो सिंक में जाती है। ठीक है, वो लूज होती है हीट। समझ में आ रहा है? सो अगर ये आपने लिखा वर्क अपॉन टोटल वर्क अपॉन हीट एब्जॉर्ब्ड, देन ये सारी क्वांटिटीज कैंसिल हो जाएंगी। बचेगा क्या? टी एच माइनस टी सी अपॉन टी एच, 1 माइनस टी सी बाई टी एच, दिस इज द एफिशिएंसी। ठीक है, और अगर एफिशिएंसी को इनफाइनाइट करना है फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, क्या करना पड़ेगा? या तो मतलब ये जो टी सी अपॉन टी एच है उसको जीरो करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? आइदर टी सी इक्वल टू जीरो केल्विन और टी एच इज इनफाइनाइट। अगर टी एच इनफाइनाइट हो गया मतलब इतना गर्म है सोर्स कि वो इमीडिएटली एनर्जी दे देता है, एफिशिएंसी विल बी इनफाइनाइट। बट इफ द कोल्ड सोर्स इज जीरो केल्विन, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, देन एफिशिएंसी अगेन विल बी मैक्सिमम 1। ओके, मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या है? eta will be equal to 1, that is the maximum efficiency।
ठीक है, सो दिस इज व्हाट द एफिशिएंसी, व्हाट यू मीन बाय एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट साइकिल। ओके, अब एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाए। आप बोलोगे कि सर इंटरव्यू तो ठीक है, कॉन्सेप्ट सब ठीक है, मगर न्यूमेरिकल नहीं आए तो इंटरव्यू तक कैसे पहुंचेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। ईटा इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन हीट एब्जॉर्ब्ड, राइट, वर्क डन अपॉन हीट एब्जॉर्ब्ड। ओके, और दिस इज इक्वल टू 1 माइनस टीसी अपॉन टीएच। ठीक है, यही आपको यूज करना है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, हीट ट्रांसफर्ड, हीट ट्रांसफर्ड एट विच टेम्परेचर। और हमें दो टेम्परेचर्स दिए हैं, एक है 200 केल्विन, एक है 250 केल्विन। तो दोनों का कैलकुलेट करके देखते हैं। 200 केल्विन अगर होगा तो क्या होगा, वर्क डन दिया है, कार्नोट इंजन टेक्स अप 90 जूल्स ऑफ हीट एंड ट्रांसफर्स हाउ मच हीट। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, विल दैट बी वर्क डन? यस। सो हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट इज ट्रांसफर्ड टू द सिंक। तो एफिशिएंसी क्या आएगी, ईटा विल बी 1 माइनस 200 अपॉन 300, ठीक है, 1 माइनस 200 अपॉन 300 विच इज 1 अपॉन 3, and 1 upon 3 should be equal to work done by the system upon heat absorbed by the system. Work done by the system upon heat absorbed by the system. तो work done, अगर heat absorbed 90 joules होगा तो work done कितना होना चाहिए, it should be 30, so that becomes 1/3. And if work done is 30, therefore heat lost will be heat absorbed, heat lost will be heat absorbed माइनस द वर्क डन, 90 माइनस 30। ये हो गया आपका फिर से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो कितने जूल्स हुए, 60 जूल्स हुए। इसका मतलब पहला आंसर सही है, दूसरा गलत है, राइट, पहला आंसर सही है, दूसरा गलत है। अगर 250 होगा, सो ईटा एट 200 इज दिस, ईटा एट 250 अगर होगा, देन व्हाट विल यू गेट, 1 माइनस 250 अपॉन 300 विच इज 1/6। और इसके लिए अगर आपने वर्क डन कैलकुलेट किया, वर्क डन आएगा 1/6 ऑफ 90 विच इज 15 जूल्स। ओके, वर्क डन विल बी 15 जूल्स, और 15 जूल्स आ गया तो हीट गिवन टू द सिस्टम विल कम आउट टू बी 75 जूल्स। इसलिए ये भी गलत है और ये भी गलत है, आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, सो हमने इसेंशियली यहाँ पे यूज क्या है, वी हैव यूज्ड द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन एडिशन टू एफिशिएंसी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, और अगर साइक्लिक प्रोसेस है, कार्नोट साइकिल है, तो वो वापस टी एच से टी सी जाता है, मगर टी सी से वापस टी एच आता है, तो टोटल चेंज इन टेम्परेचर इज जीरो। इसका मतलब डेल्टा यू इज गोइंग टू बी जीरो। So for all cyclic processes, delta U is equal to 0. So Q, total work done, मतलब Q absorbed plus Q lost plus W should be equal to 0. ठीक है, ये essentially हमने यूज किया है और हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। ओके, सो द करेक्ट आंसर विल बी द फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है कार्नोट साइकिल का फॉर्मूला यूज कैसे करना है। ऑलराइट, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है, अब ये देखो सॉल्व करके, ये मुझे सॉल्व करके बताओ कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। ओके, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, मगर ट्रिकी क्वेश्चन है। थोड़ा सा ध्यान से सोचो और मुझे कमेंट्स में बताओ क्या आंसर आएगा। ध्यान से सोच के बताना मुझे क्या आंसर आएगा यहाँ पे। मैं आपको यहाँ पे एक हिंट दे देता हूँ। एडियाबैटिक प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस अगर होगा तो जो ग्राफ आएगा, एडियाबैटिक प्रोसेसेस हैव अ स्टीप स्लोप, isothermal processes have a gentle slope. Okay, this is in a pressure, this is pressure
वर्सेस वॉल्यूम का अगर ग्राफ प्लॉट किया है तो। ठीक है, सुजीत को लग रहा है ए बी आंसर है। ओके, उन्होंने पूछा है कि एडियाबैटिक कंप्रेशन चाहिए। सुजीत देखो, कंप्रेशन ए बी होगा, स्टीप स्लोप होगा, मगर आंसर इज नॉट द फर्स्ट ऑप्शन। ओके, थोड़ा ध्यान से सोचो, ध्यान से सोचो, आंसर इज नॉट द फर्स्ट ऑप्शन। ओके, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि सिर्फ याद नहीं करना है जो पढ़ाया है, उसका कॉन्सेप्ट समझना है। ए बी इज नॉट द करेक्ट आंसर, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। ओके, यस, आप सब लोग क्लीन बोल्ड हो गए, गूगल ही डाला है CSIR नेट ने, सब लोग क्लीन बोल्ड हो गए हैं। ओके, मैं बताता हूं क्यों। ग्राफ कौन सा है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। यहां पे ग्राफ कौन सा है, वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर। यहां पे ग्राफ है वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर। आशीष कुमार, वेरी गुड, वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर का ग्राफ है। ठीक है, अगर वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर का ग्राफ होगा तो आपको क्या मिलेगा, वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर। इसमें क्या होगा, एडियाबैटिक विल हैव अ जेंटल स्लोप और आइसोथर्मल विल हैव अ स्टीप स्लोप। एग्जैक्टली उल्टा होगा। ठीक है, और कंप्रेशन चाहिए, तो जेंटल स्लोप वाला कंप्रेशन कहां पे दिखने को मिल रहा है, अगर ABCD, मतलब ऐसा साइकिल अगर हमने अज्यूम किया, ABCD, सॉरी ऐसा नहीं, माय बैड, अगर हमने ABCD ऐसा साइकिल अज्यूम किया तो कंप्रेशन कौन से स्टेप में हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है जहां पे वॉल्यूम कम होगा। वॉल्यूम कम कहां पे हो रहा है, AB में, मगर AB स्टीप स्लोप नहीं है, BC में कंप्रेशन हो रहा है, क्योंकि BC में आप देख रहे हो कि वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो रहा है। ओके, BC में कंप्रेशन हो रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर शुड बी BC। ऑलराइट आशीष, AD इज नॉट करेक्ट, BC इज करेक्ट। इसका रीजन ये है कि आपको नॉर्मली ये जो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम है, इसमें साइक्लिक या फिर क्लॉकवाइज प्रोसेस होगा, मगर वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर में कार्नोट साइकिल जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो इसीलिए आपको ABCD जाना है, और ABCD जाते वक्त कंप्रेशन हो रहा है BC में। ओके, B से C तक डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए करेक्ट आंसर इज BC। ओके, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट क्या है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कंप्रेशन होना चाहिए, कॉन्सेप्ट है कि साइक्लिक कब होगा, पहला स्टेप क्या होगा, अगर A से शुरू होगा तो, A से शुरू होगा तो पहला स्टेप मतलब पहले आइसोथर्मल होगा फिर एडियाबैटिक होगा, इसलिए AB पहले होगा BC बाद में होगा, इसीलिए आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना है और आंसर आएगा BC। ओके, अगर एंटी क्लॉकवाइज गए तभी आंसर BC आएगा। ओके, ये एक्चुअली CSIR जून 2016 का क्वेश्चन था, और ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, मगर इजी क्वेश्चन था मगर ट्रिकी क्वेश्चन था। अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं तभी ये आंसर सही आएगा। सब कुछ उल्टा करना है, क्योंकि प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में भी आ गया है और अच्छा भी लगा है। मतलब देखो कि ये कितना दिमाग लड़ाते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी होना चाहिए। देखो ये क्वेश्चन आता है कि नहीं, दिस क्वेश्चन शुड बी इजी कंपैरेटिवली। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन जीरो होता है क्या, नहीं, हमने अभी कैलकुलेट किया, वर्क डन जो है -nRT ln -nRTH - TC ln V2/V1, तो वर्क डन इज नॉट नेगेटिव। VDQ मतलब क्या होता है, VDQ क्या होता है, ऐसा वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन हीट, इसका कोई मतलब नहीं है। ओके, चेंज इन हीट ये जीरो होता है क्या, नहीं, जितना हीट हमने दिया उतना पूरा हीट हमने नहीं निकाला, थोड़ा सा हीट वर्क में कन्वर्ट हुआ और जो बचा वो हीट हमने निकाल दिया, तो नॉट इवन दिस। ओके, करेक्ट आंसर सुजीत, एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज द थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। रमा, अर्पित, यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, आप सबके आंसर्स एकदम सही है। ऑलराइट, सो द correct answer is change in internal energy will always be zero in a cyclic process.
क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस जहां से भी स्टार्ट होगा वापस उसी टेम्परेचर पे आएगा. दैट्स द रीजन व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ साइक्लिक प्रोसेस. ठीक है ज्योति, एब्सोल्युटली करेक्ट. द थर्ड ऑप्शन इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, अब एक लास्ट पॉइंट, छोटा सा पॉइंट है मगर ये मैं बता के जाता हूँ. रेफ्रिजरेशन क्या है? ओके, रेफ्रिजरेटर. अब कार्नोट इंजन में हमने क्या देखा है, हम हीट सप्लाई करेंगे, हीट सप्लाई करके हम वर्क आउटपुट मिलेगा. ठीक है, अब रेफ्रिजरेटर में हमें हीट सप्लाई नहीं करनी है, हमें हीट निकालनी है. मगर ठंडे ऑब्जेक्ट से अगर हीट निकाल के गर्म ऑब्जेक्ट में डालनी है, ओके, मतलब हमें किसी सब्सटेंस को ठंडा करना है. अब सब्सटेंस को ठंडा करना है, वो ऑलरेडी रूम टेम्परेचर से नीचे है, रूम टेम्परेचर से और नीचे जाना है तो ठंडे ऑब्जेक्ट से हीट निकाल के हमें गर्म रूम में बाहर निकालनी पड़ेगी. तो क्या ये कर सकते हैं? तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स परमिट्स दैट so long as you are performing external work in order to do this. Okay, तो this is not exactly Carnot cycle, मगर ये कार्नोट साइकिल का उल्टा प्रोसेस है. कार्नोट इंजन में हम हीट सप्लाई करते हैं और वर्क आउटपुट मिलता है. ओके, मगर रेफ्रिजरेटर्स में क्या होगा, वी विल स्पेंड सम एफर्ट. ओके, हम थोड़ा सा वर्क परफॉर्म करेंगे और हम ठंडे ऑब्जेक्ट से हीट निकाल रहे हैं. ओके, वी आर एक्चुअली रिमूविंग हीट फ्रॉम अ कोल्डर ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो इसीलिए यहां पे एफिशिएंसी नहीं होता. व्हाट वी हैव इज कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस. ओके, परफॉर्मेंस क्यों लिखा है? बिकॉज वी आर एक्चुअली परफॉर्मिंग वर्क. ओके, सिस्टम में वर्क जो है वो अंदर जा रहा है, वी आर परफॉर्मिंग वर्क ऑन द सिस्टम. दिस इज द सिस्टम. ठीक है, एंड व्हाट द सिस्टम इज डूइंग इज इट इज रिमूविंग हीट फ्रॉम द कोल्ड ऑब्जेक्ट एंड पंपिंग इट टू द हॉट ऑब्जेक्ट. उसके लिए उसको जो एनर्जी चाहिए वो कहां से मिलती है? इट टेक्स दैट एनर्जी फ्रॉम वर्क डन. ठीक है, सो दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस रादर देन एफिशिएंसी ऑफ अ रेफ्रिजरेटर. कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस मतलब क्या है? हमने जो काम किया है उसमें से कितना काम एक्चुअली यूटिलाइज हुआ है, जो एफर्ट है उसमें. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप ये कहोगे कि यार CSIR नेट में तो सिर्फ 60 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से तो सिर्फ 25 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं. तो इसका मतलब है 25 फॉर्मूला अगर हम सीख लेंगे तो हमें तो CSIR नेट क्लियर होना चाहिए, रैंक 1 आना चाहिए हमारा. मगर कौन से 25 फॉर्मूला ये हमें पता नहीं है, इसलिए हमारा कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हमेशा 1 से कम होता है. अगर हम लोग पेपर जो है वो एग्जैक्टली प्रेडिक्ट कर पाए तो हम उतना ही पढ़ेंगे और पेपर क्लियर कर देंगे, तब हमारा कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस 1 होगा. मगर फिर से हम केमिस्ट्री वाले हैं, दिलदार हैं, हम ज़्यादा मेहनत करेंगे और हमें कॉन्सेप्ट्स की ज़्यादा पड़ी है, मार्क्स तो आ ही जाएंगे. ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कम हुआ तो क्या हुआ, हम कॉन्सेप्चुअली क्लियर है, ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो व्हाट डू यू थिंक कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस मीन्स? द इफेक्ट दैट इज देयर. ओके, हमने हीट निकाला है, हीट इज रिमूव्ड डिवाइडेड बाय द एफर्ट. हमने कितना एफर्ट दिया है, हमने कितना वर्क इनपुट किया है सिस्टम में, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस. और अगर इसका फॉर्मूला अगर आप कैलकुलेट करते हो बाय कैलकुलेटिंग हीट रिमूव्ड एंड वर्क इनपुट, तो ये आएगा TC अपॉन TH माइनस TC. मतलब कोल्ड रिजर्वायर जो है या फिर कोल्ड सिंक जो है उसका टेम्परेचर डिवाइडेड बाय डिफरेंस बिटवीन द टू रिजर्वायर्स. ओके, एक सोर्स होगा, एक सिंक होगा. ठीक है, सो TC अपॉन TH माइनस TC. C क्या है? कोल्ड. H क्या है? हॉट. Okay, so remember, if a cold reservoir is giving out energy, then you should not use efficiency, you should use coefficient of performance, क्योंकि वो रेफ्रिजरेटर का एग्जाम्पल होता है. ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल देता हूं मैं. मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड बाय एन इंजन टू ट्रांसफर 5 joules ऑफ हीट फ्रॉम अ रिजर्वायर एट 100 Kelvin टू 1 at 300 Kelvin. ओके, यहाँ पे सबसे कॉमन मिस्टेक क्या है? शुरू करते हैं लोग यहाँ से, ईटा इज 1 minus TC by TH, and that is work upon that is heat right work performed upon heat absorbed. ठीक है, और ये यूज करके सॉल्व करोगे आंसर नेगेटिव आएगा. ओके, क्योंकि एफिशिएंसी खुद ही नेगेटिव आता है. TC क्या है? एफिशिएंसी नेगेटिव नहीं आएगा. दिस कम्स आउट टू बी 1 minus 1/3 which is 2/3. ओके, मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर 5 joules ऑफ हीट, तो यहाँ पे 5 joules आएगा. ठीक है, और यहाँ पे अगर वर्क परफॉर्म्ड आ गया, सो वर्क विल एक्चुअली कम आउट टू बी 10/3. ओके, विच इज 3.33. ठीक है, और ये ऑप्शंस में ही नहीं है. राइट, तो इसका मतलब ये जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया है ये सब गलत है. ओके, ये क्यों गलत हुआ? हमने यहाँ पे इंजन देखा और हमने इमीडिएटली कार्नोट इंजन समझ लिया, मगर
फ्रिज में भी याद रखो, रेफ्रिजरेटर में भी इंजन होता है, ठीक है। सो व्हाट वी हैव टू यूज टू डिसाइड कि एफिशिएंसी यूज करेंगे या कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस यूज करेंगे, हीट कहां से निकल रही है। अगर हॉट सोर्स से निकल रही है तो वो कार्नोट इंजन हुआ, अगर वो कोल्ड सोर्स से हीट निकल रही है तो इसका मतलब वो हुआ रेफ्रिजरेटर। यहां पे क्या पूछा है, मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड बाय एन इंजन टू ट्रांसफर 5 जूल्स ऑफ हीट फ्रॉम 100 केल्विन टू 300 केल्विन, कोल्ड से हॉट में ट्रांसफर करना है, इसका मतलब ये रेफ्रिजरेटर है। तो इसमें क्या करना होगा, बीटा इज इक्वल टू टी सी अपॉन टी एच माइनस टी सी, एंड दैट विल बी इक्वल टू इट विल बी इफेक्ट अपॉन एफर्ट। इफेक्ट मतलब क्या है, कितनी एनर्जी हमने ट्रांसफर की है, विच इज 5 जूल्स, और डिवाइडेड बाय हाउ मच वर्क हैड टू बी परफॉर्म्ड, ठीक है। सो देयरफॉर कोल्ड क्या है, 100 अपॉन 300 माइनस 100 विल बी इक्वल टू 5 अपॉन W, ठीक है। और ये 100, 300 माइनस 100 इज 200, तो यहाँ पे 100 इंटू 1, 100 इंटू 2 आएगा। सो वर्क डन विल बी 10 जूल्स, ठीक है। तो अगर 10 जूल्स हमने सिस्टम को दिए तो वो 5 जूल्स ट्रांसफर कर पाएगी, ओके। सो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इन दिस केस इज हाफ, ऑलराइट। So the correct answer in this case will be the second option, 10 joules. Alright, so I hope ये सब आपको समझ में आ गया है। थर्ड ऑप्शन बहुत सारे लोगों ने लिखा है, बट थर्ड ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, ओके। याद रखिए इट इज TH माइनस TC, इसीलिए 100 अपॉन 200 आएगा, नॉट 100 अपॉन 300, ठीक है। 300 होता तो 15 आता, बट इट इज 100 अपॉन 300 माइनस 100, इसीलिए हाफ, ओके। सो you do not have to use eta, ओके, सॉरी, हमें एफिशिएंसी ऑफ इंजन यूज नहीं करनी है, हमें कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस यूज करना है, क्योंकि हमें कोल्ड रिजर्वायर से हीट निकालनी है। समझ में आ गया? सो दिस इज हाउ यू सॉल्व क्वेश्चंस ऑन रेफ्रिजरेटर, दिस इज हाउ यू डिसाइड वेदर इट इज अ कार्नोट इंजन और वेदर इट इज अ रेफ्रिजरेटर, ओके। सो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया है, और ये डेफिनेटली यूजफुल आएगा, नॉट जस्ट फॉर CSR नेट, IIT जैम के एग्जाम्स के लिए, गेट के एग्जाम्स के लिए, सारे एग्जाम्स के लिए ये यूजफुल है। आप जितना कर सको इस लेक्चर को शेयर करो, ओके, ताकि आपके जो IIT जैम देने वाले या गेट देने वाले दोस्त हैं उनको भी इस लेक्चर का फायदा हो, और आप भी आपके IIT जैम या गेट के लेक्चर से पहले एक बार आके ये लेक्चर फिर से देख सकते हो। ये यूट्यूब पे ऑब्वियसली अवेलेबल रहेगा बाद में देखने के लिए। सो मेक श्योर दैट दीज कॉन्सेप्ट्स आर क्रिस्टल क्लियर, एकदम पानी की तरह साफ होना चाहिए कॉन्सेप्ट। एग्जाम में इसके ऊपर कभी गलती नहीं करोगे, और याद रखो आप इंटरव्यू में भी इसके जवाब एकदम अच्छे से देके आपके इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करोगे, क्योंकि बहुत कम लोग इंटरव्यू के टाइम पे बताते हैं कि मेरा थर्मोडायनेमिक्स स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। तो अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बता के अगर सही आंसर दिए, इसका मतलब ये हुआ कि आप एकदम कॉन्फिडेंट हो, आपकी तैयारी इतनी अच्छी है, बाकी सारे कैंडिडेट से भी अच्छी है, आप डेफिनेटली इंटरव्यू क्रैक करने वाले हो, ठीक है। सो नॉट जस्ट यूजफुल फॉर द एग्जाम, बट यूजफुल इवन फर्दर देन द एग्जाम, ऑलराइट। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। आई होप आप सबको ये लेक्चर पसंद आया है, ऑलराइट, एंड keep liking the lecture, keep subscribing to our channel if you have already not subscribed. ऐसे कई सारे lectures मैं लेने वाला हूँ, live lectures, हर हफ्ते एक एक lecture लेता रहूँगा, alright, and I will try to continue with the thermodynamics lecture series. मैं शायद पूरा lecture series, पूरा thermodynamics cover ना कर पाऊँ, but I'll try to at least cover the important parts in thermodynamics जो easy है, और उनके ऊपर problems एग्जाम में बार बार आते हैं, और ये इजी कॉन्सेप्ट्स होने की वजह से आपको मार्क्स खोने नहीं चाहिए ऐसे कॉन्सेप्ट्स में। तो ऐसे कॉन्सेप्ट्स एटलीस्ट मैं यहाँ पे करने की कोशिश करूँगा। आई प्रॉमिस यू कि ये लेक्चर सीरीज सुन के भी आप थर्मोडायनेमिक्स काफ़ी अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। अगर आपको हमारा पूरा कोर्स जो है उसके लिए एनरोल करना है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट द नंबर दैट इज़ गिवन ऑन आवर वेबसाइट, या फिर यहाँ पे ये जो स्लाइड में मैंने ये नंबर दिया है, इस नंबर पे भी आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यू विल गेट फुल इन्फॉर्मेशन। हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हो ifasonline.com, वहाँ पे भी सारे डिटेल्स दिए गए हैं, टेस्ट सीरीज़ के भी डिटेल्स हैं। तो हमारे सर्विसेज का पूरा लाभ उठाइए, और ये जो आने वाला CSR नेट एग्ज़ाम है डेफिनेटली आप क्रैक करोगे। आई इंश्योर यू कि आपको बहुत अच्छा रैंक भी आएगा। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक और फिजिकल, मतलब खुद की तारीफ तो करना नहीं चाहता हूँ, मगर इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के लिए तो बहुत अच्छे, द बेस्ट फैकल्टी इन इंडिया इज अवेलेबल विद IFAS।
Okay, so contact us if you want any further information, and that is all from my side. All the best, stay safe, keep studying, and all the best for your CSIR net exam. Goodbye.